हे भगवान, इतनी ठंड में अब हम कहाँ जाएंगे। माँ दीदी कुछ करो, मुझसे इस ठंड में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अर्पित, माँ के साथ यहीं रहो, मैं अभी घर का इंतजाम करके आती हूँ। गरीब विशाखा ठंड से कांपती हुई इधर उधर घर की तलाश करती है, पर उसे कहीं घर नहीं मिलता। पर तभी उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त निधि से होती है। अरे विशाखा, तुम इतनी ठंड में कहाँ घूम रही हो और इतनी परेशान क्यों हो? निधि, कुछ ठीक नहीं है। इस ठंड में आंधी तूफान चलने की वजह से हमारी झोपड़ी टूट गई है, और तुम तो जानती हो मेरे पापा शहर में काम करते हैं और अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई बात नहीं विशाखा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना बोलकर निधि विशाखा के साथ उसकी माँ और भाई के पास जाती है और उसके पूरे परिवार को अपने घर ले जाती है। पर जब आशा को विशाखा के बारे में पता चलता है तो वो विशाखा को अपने घर में रखने के लिए मना कर देती है। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो ठीक है। इस ठंड में तू अपनी गरीब सहेली को यहाँ उठा कर ले आई। हमारा नीचे वाला घर कोई धर्मशाला नहीं है। इनको बोलो अपना सामान उठाकर दफा हो यहाँ से। आशा, कैसी बात कर रही हो? अरे ठंड में किसी गरीब की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। बहन, आप सब हमारे नीचे वाले फ्लोर पर एक स्टोर रूम है, वहां रह सकते हैं। बस उसकी थोड़ी हालत खराब है और नया साल आ रहा है तो आपको घर की सफाई अभी खुद ही करनी होगी। निधि के पिता के कहने पर अब आशा भी कुछ नहीं बोल पाती और निधि अपनी दोस्त और उसके परिवार को नीचे वाले फ्लोर के स्टोर रूम में ले जाती है, जिसके अंदर से सीलन की बदबू आ रही थी। पूरे घर में गंदगी के साथ कबाड़ा भरा हुआ था, साथ ही साथ उस घर की दीवारों के पेंट भी झड़ रहे थे। अरे घर की हालात तो सच में बहुत खराब हैं। चलो विशाखा, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारी इतनी मदद कर दी। इस ठंड में हमारे सर पर छत हो गई, यही काफी है। शांति निधि की आगे और कोई मदद नहीं लेती और अपने बेटे बेटी के साथ मिलकर घर की सफाई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि अपनी दोस्त से मिलने नीचे आती है। अब हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, फिर भी नहीं मिल पाते, इसलिए अब तू मेरे साथ ऊपर चलकर मुझे केक बनाना सिखा। मैंने सोच लिया है कि इस साल न्यू ईयर भी साथ में मनाएंगे, और मैंने सोचा है कि इस न्यू ईयर पर मैं खुद केक बनाऊंगी, इसलिए अब तुझे मेरी मदद करनी है। पर आंटी, अरे कुछ नहीं बोलेंगी माँ। निधि जबरदस्ती विशाखा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है और उससे पूछकर केक बनाने की तैयारी करती है। ब्रेड, मैदा, ड्राई फ्रूट्स, दूध और केला भी ले ले। इतना सारा सामान, काफी एक्सपीरियंस है तुझे केक बनाने का। आज तो मेरा केक बहुत अच्छा बनेगा और न्यू ईयर वाले दिन इतना टेस्टी केक बनाऊंगी कि घर आए सभी मेहमान बस मुझसे केक ही मांगते रहेंगे। इस तरह केक बनाते हुए निधि केक के बैटर को ओवन में रख देती है और अपनी दोस्त से बातें करने लगती है। इसी बीच कब उसका केक जल जाता है उसे पता ही नहीं चलता और वहां आशा आकर केक ओवन से बाहर निकालती है और विशाखा पर भड़कने लगती है। पता नहीं इस लड़की ने कौन सा काला जादू कर दिया है मेरी बेटी के ऊपर। ये खड़ी है और इसे केक जलने की बदबू भी नहीं आ रही है। जब से तू इस घर में आई हमारा नुकसान ही कर रही है। आज तूने मेरी बेटी का केक जला दिया, कल को तू हमारा पूरा घर ही जला देगी। निकल यहाँ से। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? थोड़ा तो सोच समझ कर बोलो। मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ और तू बेशरम की तरह अभी भी यही खड़ी है। जाती है या धक्के मार कर निकालू? आशा की बातें सुनकर विशाखा रोती हुई नीचे जाती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन निधि नीचे आती है और विशाखा से अपनी माँ की गलतियों की माफी मांगती है। विशाखा, नया साल आ रहा है, क्या तुम इस नए साल पर पुरानी बातें भूलकर मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगी? मुझे न्यू ईयर पार्टी की तैयारी करनी है तुम्हारे साथ अपने घर में। नहीं नहीं, तुमने मेरी बहुत मदद कर ली और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। विशाखा, ऐसे मत बोल, उसे बुरा लगेगा। शांति के कहने पर विशाखा जैसे ही निधि के साथ घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकलती है, दरवाजे पर आशा उन दोनों को साथ में देख लेती है। एक बार फिर विशाखा को सुनाना शुरू कर देती है और विशाखा रोती हुई घर में चली जाती है। और कुछ देर बाद अर्पित आता है और अपनी बहन से कहता है, दीदी, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रही है। इस बार तो हम न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए न्यू ईयर केक बनाओ। मेरे सभी दोस्त तुम्हारे हाथों का न्यू ईयर केक खाना चाहते हैं। अर्पित, अपने सभी दोस्त को मना कर दो, इस बार हम न्यू ईयर केक नहीं बना पाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केक बना सकूं। दीदी, आजकल तुम बहुत भाव खाने लगी हो, तुम ऐसी नहीं थी। अर्पित, अगर तुम्हारी बहन पार्टी नहीं कर रही है, नहीं बना रही है केक, तो कोई बात नहीं, तुम ऊपर आ जाना, मैं पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। और विशाखा, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो। पता नहीं माँ क्यों तुम्हारी इंसल्ट करती हैं।
नहीं निधि, तुम माफी मत मांगो। आंटी मुझसे बस नाराज है और रही पार्टी की बात, तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। और अर्पित, तुम अपने दोस्तों को बुला लो। मैं न्यू ईयर वाले दिन तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए केक जरूर बनाऊंगी। और तुम मुझे माफ करना निधि, तुम ऊपर अपनी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर लो, केक बनाओ। मैं यहाँ नीचे केक बनाऊंगी। कोई बात नहीं विशाखा, तुम नीचे केक बनाओ या ऊपर, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम भी नया साल सेलिब्रेट करो। उदास निधि वहां से चली जाती है और ऊपर जाकर लाइट और डीजे का इंतजाम करती है। साथ ही साथ अपने सभी रिलेटिव और दोस्तों को ड्रेस थीम के बारे में बताती है। तो वहीं विशाखा के पास सिर्फ 500 रुपए रखे होते हैं और विशाखा उन पैसों से केक बनाने का सामान लाती है और घर में अर्पित अपने दोस्तों की मदद से कुछ बलून लाता है और नीचे का घर सजाता है। देखो दीदी, मैंने कितना अच्छा घर सजाया। सच में घर तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। बस केक भी बन ही गया है और 12 भी बजने वाले हैं। तुम सब फोन में गाना चलाकर डांस करो जब तक केक भी रेडी हो जाएगा। जहां एक तरफ गरीब विशाखा अपने छोटे से घर में कुछ बच्चों के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही होती है, तो वहीं ऊपर निधि डेकोरेशन का सामान लाकर ऊपर पूरा घर सजाती है। 31 तारीख की रात को जहां कुकर में ओरियो, चॉकलेट, दूध की मदद से विशाखा एक छोटा सा केक बनाती है, तो वहीं काफी पैसे खर्च करके निधि एक शानदार 2 मंजिल का केक बनाती है। दोस्तों, 12 बजने में और नया साल शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट रह रहे हैं। आप लोग पार्टी एंजॉय करो और डांस करो, क्योंकि इस बार की न्यू ईयर पर मेरी बेटी ने अपने हाथों से केक बनाया जो मेरी बेटी ही काटेगी। आशा घर आई मेहमानों के सामने काफी शो ऑफ करती है और कुछ देर बाद आशा अपनी बेटी का केक लेकर आती है, परंतु उसका पैर फिसल जाता है और केक जमीन पर गिर जाता है, जिस वजह से पूरा केक खराब हो जाता है और सभी लोग आशा पर हंसने लगते हैं। आशा बहन, तुम्हारी बेटी ने इतना भी क्या अच्छा केक बनाया कि तुमने सारा केक जमीन को खिला दिया। और लगता है इस बार बिना केक काटे ही नए साल का स्वागत करना पड़ेगा। हमें बता देती, तुम अपने घर से केक बना कर ले आते। आशा और निधि का बनता मजाक देखकर उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और वो नीचे विशाखा से मदद मांगने के लिए जाता है, जिसके बाद विशाखा अपना बनाया हुआ केक और अर्पित के दोस्तों के साथ ऊपर जाती है। किसने कहा कि नए साल का वेलकम बिना केक काटे होगा? वो केक तो बस एक शो पीस था। आजकल लोगों को एक दूसरे के मुंह पर केक लगाने का बहुत शौक है ना, बस उसके लिए 2 मंजिल का केक बनाया ताकि केक कम ना पड़े। असली केक तो ये है जिसे एक बार खाओगे तो याद रखोगे। चलिए, 12 बजने में सिर्फ 30 सेकेंड है, केक काटने की तैयारी करते हैं। अब वहां खड़े सभी लोग काउंटडाउन करते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, निधि और विशाखा एक साथ मिलकर केक काटते हैं। और जब विशाखा के बने हाथों का केक वहां आए सभी मेहमान खाते हैं, तो आशा और निधि की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी मेहमानों के जाने के बाद विशाखा से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। विशाखा, अगर आज तुम ना होती तो सभी मेहमानों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाती। सही समय पर आके तुमने मेरी इज्जत रख ली, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदसलूकी की और तुमने ऐसे समय पर भी मेरा साथ दिया, पर अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों दोस्त हो, आराम से जैसे चाहे वैसे रहना। और नीचे वाला घर अब मेरा नहीं तुम्हारा है, आराम से तुम वहाँ अपने परिवार के साथ रहना। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अरे वाह बहू वाह, तूने कितना बढ़िया खाना बनाया है। इतनी अच्छी अच्छी सब्जी कहाँ से लेकर आ रही है तू? अरे सब्जी से याद आया, तुम तो मुझसे पैसे भी नहीं लेती हो, कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी ताजी सब्जी लेकर आ रही हो? हाँ बहू, तू तो मेरे से भी पैसे नहीं लेकर जाती। आप सबको जानकर हैरानी होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ, ये सब मैं समुद्री से लेकर आई हूँ। मैंने समुद्र पर खेती की है। क्या समुद्र पर खेती? वो भी सब्जियों की। हाँ, मैंने समुद्र पर ताजा सब्जियों की खेती की है। आखिर क्यों बहू ने समुद्र पर ताजी सब्जी की खेती की? ऐसी भी क्या वजह थी? क्योंकि देखने से तो परिवार वाले बेहद अमीर लगते हैं, लेकिन समुद्र पर खेती? इस बात की तह तक जाने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां मोहिनी अर्जुन से शादी कर एक अच्छे खासे परिवार में आती है। मोहिनी महाराष्ट्र के गांव से आई थी, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए जेठानी उसे गंवार समझती थी। गृह प्रवेश के बाद सब अपने अपने कमरे में शादी की थकान से सो जाते हैं। अगले दिन आकांक्षा की पहली रसोई थी, जहां वो जेठानी को पैकेट में से सब्जी निकालते हुए देखती है। जल्दी सब्जियां कट जाए तो सब्जी छौंक दूंगी, उसके बाद हमारी गंवार तिवरानी जी पहली रसोई में मीठा बनाएंगी। दीदी, आप इन खराब सब्जी को बनाने वाली हैं। ये खराब सब्जी खाकर हम सब बीमार हो जाएंगे। इसे फेंक दीजिए, ये मशरूम सड़ चुके हैं। तुम गांव की गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अभी तो मैं ये लाई हूँ, देखो कितने फ्रेश हैं।
वो थोड़े बहुत तो पैकेट में काले हो ही जाते हैं। अभी बनाऊंगी तो सब सही रहेगा। दीदी, ऐसे मशरूम को आप ताजा कह रही हैं? ये तो फेंकने लायक है। तुम चुप रहो, तुम अपना मीठा बनाने पर ध्यान दो, मेरी तरफ मत देखो। मुझे अपना काम करने दो। आज आई नहीं हो कि मुझे टोकने लगी हो। दीदी, मैं तो सब्जी कह रही थी, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। ताजा सब्जी और खराब सब्जी में मुझे अच्छे से अंतर पता है। ओ जस्ट शट अप यू गवार। इतना कहने पर आकांक्षा अपनी पहली रसोई का गाजर का हलवा बनाने के लिए फ्रिज में से गाजर लेती है, तो वो भी पैकेट वाली पीली पीली गाजर होती है। ये कैसी गाजर है? इसका तो हलवा भी नहीं बनेगा। मशरूम भी पैकेट में थे और ये गाजर भी पैकेट में ही है। शहर वाले लोग ना पन्नी में डालकर एक तो सब्जी खराब भी कर देते हैं, ऊपर से दाम भी महंगा करके देते होंगे। इतने तो सीधे नहीं है ये शहर वाले। मैं ऐसा करती हूँ, इसकी जगह पंचमेवे डालकर खीर बना लेती हूँ। फिर आकांक्षा खीर बनाकर अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होते हैं और शगुन में छोटा मोटा तोहफा दे देते हैं। वाह बहू, तुमने बहुत अच्छी खीर बनाई है, पर तुमने गाजर का हलवा क्यों नहीं बनाया? फ्रिज में बहुत सारे गाजर रखे हैं। पापा जी, फ्रिज में रखी हुई गाजर मुझे खराब लगे, इसलिए उनका हलवा बनाकर आपके स्वास्थ्य से मुझे खिलवाड़ नहीं करना था। देखा माँ पापा, आपकी नई बहू हम सबके बारे में कितना कुछ सोचती है। वाह रे अर्जुन, तेरी तो किस्मत खुल गई। क्यों भैया भाभी से शादी करके आपकी किस्मत बंद हो गई है क्या? ये सुन गुब्बारे की तरह जेठानी का मुंह खुल जाता है। साथ ही परिवार वाले भी हंसने लगते हैं। कल की आई इस देवरानी की वजह से मेरे ससुराल वाले ही मुझ पर बहुत हंस रहे हैं। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रात को खाना बनाना होता है, लेकिन फ्रिज में तो सब्जी रखी थी, उससे ही बनता। ये सोच गवार बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज रात का खाना कैसे बनेगा? फ्रिज में तो सारी बेकार सब्जी रखी है, इनमें से कोई भी खाने लायक नहीं है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से ही ताजी सब्जी ले आती हूँ, जो बाजार में खुली बिक रही होगी। बहू पागल है क्या? कल ही तो ये सारी सब्जी ली है और ये बिल्कुल ठीक सब्जी है। हम इसी की सब्जी बनाकर खाएंगे। और तेरी नई नई शादी हुई है, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं है। और हम सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सारी सब्जी एक घर पर आती है। हम बाजार वगैरह नहीं जाते, हमारा स्टैंडर्ड इतना तो लो नहीं है ना। माँ जी, इसमें स्टैंडर्ड वाली क्या बात है? आप जो ऑनलाइन मंगाते हो उसमें तो सारी सब खराब सब्जी आ रही है और महंगी भी होगी। चुप करोगी तुम? माँ जी, ये सुबह से ही ना सब्जियों को देखकर ऐसे ही बोल रही है। देखो आकांक्षा, तुम थोड़े दिन रुक कर यहाँ के नियम कायदे कानून सीख लो तो बेहतर होगा। लगता है यहाँ कोई मेरी बात नहीं समझेगा। और ये तो फ्लैट है, यहाँ कोई आंगन भी नहीं है, वरना मैं यहीं पर ही सब्जी उगा देती। अब क्या करूँ? छोड़ो, मुझे भी इन लोगों की तरह यही खाना पड़ेगा। 2-4 दिन ऐसे ही गुजरते हैं। फिर अर्जुन उसे जुहू बीच पर ले जाता है, जहाँ समुद्र को देख उसे अच्छा लगता है। तभी आकांक्षा को एक टापू दिखाई देता है, जहाँ वो अपने पति के साथ जाने की जिद करती है और बोट के द्वारा उस टापू पर पहुंच जाती है और चुटकी बजाकर कहती है, वाह वाह वाह, मैं जो चाहती थी वो मैं यहाँ कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा और पानी भी है। तुम क्या सोचकर इतना खुश हो रही हो? मुझे भी बताओ। नहीं, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन आकांक्षा जल्दी से घर का काम खत्म करके घर की बेकार सब्जी और खाद लेकर उस टापू पर पहुंच जाती है और वहां दबा देती है। खेती बाड़ी का प्रयोग करके वहां अलग अलग लाइन से सब्जियां उगा देती है और रोज रोज जल्दीबाजी में सुबह उस टापू पर जाती है और समुद्र से पानी डालकर खाद डालकर शाम को वापस आती है। अगले दिन, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे खराब सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। मैं ताजी ताजी खेती की सब्जी समुद्र से लेकर आऊंगी और यहाँ लाकर बनाऊंगी। बर्तन तो साफ हो गया, अब जल्दी से पोछा लगा दूं। तुम गवार रोज रोज अपने आप से क्या बातें करती रहती हो? और देख रही हूँ कुछ दिनों से सुबह जाती हो तो सीधा शाम को आती हो। क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं। जरा पापा जी को चाय दे आओ, चाय बन गई है। अरे छलनी कल मुझसे टूट गई थी, आइडिया, वो ले आती हूँ। ये कहकर आकांक्षा अपने कमरे से मच्छर मारने वाला रैकेट ले आती है और उसे रखकर चाय छानती है। ये देख सास और जेठानी उस पर हंसने लगते हैं। ये क्या गवार हरकत है? मतलब मैं तुम्हें सही गवार बोलती हूँ, हमारे घर में छलनी नहीं है क्या जो रैकेट ले आई? अरे बहू, मुझसे ही पूछ लेती। खैर, तू जो कपड़े धोकर आई है ना, अब उनका पानी निचोड़ दे मशीन में। जी माँ जी, मुझे अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करना है, बाकी सबके कपड़े सुखा देती हूँ, अपने आकर कर लूंगी। ये कहकर आकांक्षा बाथरूम में जाकर पोंछे वाली बकेट में मॉप निकालकर उसमें धुले कपड़े डाल देती है और मॉप के प्रेशर से दबा दबा कर सारे कपड़े सुखा लेती है। अरे वाह, जल्दी काम हो गया और बिजली की भी बचत हो गई।
ये करते हुए जेठानी देख लेती है और कहती है, बेवकूफ गवार औरत, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, तब भी तुमने इस मॉप बॉक्स में कपड़े सुखाए। तुम्हारा सच में दिमाग खराब है। 2 रुपए की बिजली बचाकर हाथ नहीं थका लिए। दीदी मैं आलसी नहीं हूँ जो मशीनों पर अधीन रहूं। ये कहकर आकांक्षा समुद्र के किनारे नाव में बैठकर अपने टापू वाली खेती की जगह पर पहुंच जाती है, जहां उसकी सारी हरी भरी सब्जियां हो चुकी थी। आखिर मुझे जिस चीज का इंतजार था वो हो गया। अब मैं ये ताजी ताजी सब्जी घर ले जाऊंगी रोज, और दोनों टाइम ताजी सब्जी का खाना बनाऊंगी। ये कहकर वो एक थैले में ताजी हरी सब्जियों को तोड़कर रख लेती है और घर जाकर खुद खाना बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और सब उसके हाथ की बनाई सब्जी खाकर बहुत खुश होते हैं। वाह आकांक्षा, आज की गोभी आलू की सब्जी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ बहू, मुझे भी ये सब्जी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे तो तू रोज खाना बनाती है, लेकिन इस सब्जी की बात अलग है। क्योंकि माँ जी आज की सब्जियों को मैं खुद चुन कर लाई हूँ और अब से मैं खुद लेकर आऊंगी। अच्छा, ये भी ठीक है। ऐसे ही रोज रोज आकांक्षा समुद्र के उस टापू से अपनी उगाई ताजी सब्जियों को लेकर आती है और बना कर ससुराल वालों को खिलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन खाने की तारीफ होने पर जेठानी कहती है, माँ जी मैं कुछ दिनों से आकांक्षा को देख रही हूँ। सुबह जाती है और शाम को ही घर वापस आती है। मुझे तो लग रहा है किसी सब्जी वाले से इसका टाका भिड़ गया है, तभी तो ताजी सब्जी भी ला रही है। हमारी पैकेट वाली सब्जी इसे पसंद थोड़ी है। क्या बहू ये सच है? जब भी तू पैसे नहीं लेती है मेरे बेटे से। नहीं माँ जी, दरअसल बात ये है कि मैंने खुद के समुद्र पर सब्जी उगाई है। वहाँ से मैं ये सब्जी लेकर आती हूँ तो देखभाल करके आने में टाइम लग जाता है, और ये वही जगह है जहाँ मैं अर्जुन जी के साथ गई हूँ। अर्जुन जी आपको तो याद है ना? अरे हाँ, अभी तुम इतना खुश हो रही थी और तुमने मुझे बताया भी था कि यहाँ पैकेट वाली सब्जी खराब होती है। हाँ अर्जुन जी, एक तो मैं सबकी तबीयत का ख्याल रख रही हूँ और खेती करनी मुझे इसलिए आती है क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। आप भूलिए मत। हाँ मैं गंवार हूँ, लेकिन आज आपने ऐसी बात करके अपनी गंवार हरकत दिखा दी है। वो तो हमारे घर ऐसी जगह पर है जहाँ मैं सब्जी नहीं उगा सकती, इसलिए मैंने समुद्र को चुना। और माँ जी, पापा जी, आपको लगता है वहाँ पर मैंने इतनी सारी सब्जी उगाई है कि हम इसे बेच भी सकते हैं? सच बहू, फिर तो ठीक है, हमारा अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। हाँ पापा जी, चलिए ना, आज मैं आप सबको वहाँ लेकर चलती हूँ। इससे पहले आकांक्षा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर लांछन लगाया और तुम्हें समझा भी नहीं। कोई बात नहीं दीदी, मैंने भुला दिया, लेकिन किसी गांव वाले को गवार बोलने से पहले सोच लीजिएगा। जरूरी नहीं कि कोई गांव का है तो वो गवार ही है। तभी आकांक्षा अपने ससुराल वालों को नाव में बिठाकर समुद्र पर सब्जियों की खेती दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिनों में सब्जी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। साथ ही आस पड़ोस के लोग आकांक्षा के हाथ की ताजी उगी हुई सब्जी को खाकर बहुत तारीफ करते हैं।